प्रथमतः आप सभी को नमस्ते। वीडियो के प्रारंभ में ही मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ। यदि आपको ये समझ में आती है तो वीडियो के अंत तक आप बने रह सकते हैं। तो आप जिस प्रकार देख सकते हैं घने बादल तो है, लेकिन यदि वो वर्षा नहीं करे तो खेतों की प्यास नहीं बुझती है। इसी प्रकार हमने सिलेबस के अनुसार पूछ पूछ के बहुत सारी किताबें तो इकट्ठी कर ली है, लेकिन उनके अंदर से यदि महत्वपूर्ण परीक्षा के उपयोगी फैक्ट्स को अपन एक जगह संकलित नहीं कर पा रहे तो ज्ञान फलदायी नहीं होता है। किताबी भाषा भारी होती है और समय सीमित होता है। जो बात एक चुटकी में कही जा सकती है तो वह बात जो है पन्नों के नीचे दब जाती है। तो इन्हीं कारणों से जो है मैंने संगठित, संक्षिप्त और बढ़िया सा एकदम सार गर्भित नोट्स तैयार किया है, और हर लाइन ठीक वैसे है जैसे परीक्षा में सीधे काम आती है। हर लाइन के अंदर दोस्तों न कोई अनावश्यक विस्तार है और न कोई भटकाव है। जैसे दूध से जो मक्खन निकाल दिया हो, इस प्रकार आपको प्रतीत होगा ये नोट्स। किताबों के अंदर जो भारी शब्दों को वन लाइनर में बदला गया है ताकि तथ्य तक सीधी अपनी पहुंच हो सके। परीक्षा में जो अंतिम समय में जो समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा होता है, तब ये नोट्स दोस्तों अपने संजीवनी की तरह काम आएंगे। तो चलो दोस्तों, यदि आपको मैंने जो ये बताई है, ये एक वीडियो एक आपके लिए अवसर है, नियम नहीं है, आज्ञा नहीं है, केवल एक सुझाव है। यदि यह पद्धति आपकी लगती है आपको तो अंत तक अवश्य बने रहे, और यदि नहीं तो आप सम्मानपूर्वक समय बचाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, जो साथ है अब हम आरंभ करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पुनरावलोकन की संक्षिप्त यात्रा। चलिए दोस्तों, तो इसको अपन रिवीजन फ्रेंडली किस प्रकार बना सकते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। तो सबसे पहले समझते हैं इसके उपनाम को। ये इसके महत्वपूर्ण उपनाम है। इसको गढ़ों का सिर मोर कहा जाता है। ये राजस्थान का गौरव कहलाता है। ये चित्रकूट गढ़ या चित्रकोट दुर्ग कहलाता है। ये वीरों का दुर्ग कहलाता है या वीरों का तीर्थ कहलाता है। ये देवी देवताओं का अजायब घर कहलाता है। ये राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कहलाता है, और ये मालवा का प्रवेश द्वार कहलाता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण इसके संबंधित ये उक्ति दे रखी है, जो है गढ़ तो गढ़ैया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये इसकी महत्वपूर्ण उक्ति है। सीधा पूछ लेते हैं और एक बार पूछा हुआ है। तो इस प्रकार ये छोटा सा एक बिंदु इस संबंधित पूर्ण हुआ। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसका निर्माणकर्ता और इतिहास। तो इसमें कौन सी बात महत्वपूर्ण है? सबसे पहले इसका निर्माण किसने किया? तो नाम याद रखना है, चित्रांग मौर्य ने। ठीक है, ये बृहद्रथ का पुत्र था, ये नहीं पूछते हैं। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि मौर्य जो है चित्रांग मौर्य, इसका जो है स्रोत कौन सा है, ये कहाँ पर लिखा हुआ कि इन चित्रांग मौर्य जी ने बनवाया है? तो ये वीर विनोद के अंदर, कुमार पाल प्रबंध के अंदर, मुहणोत नैणसी के अंदर लिखा गया है। ठीक है, और इसी चित्रांग मौर्य ने इसका नाम जो है ये चित्रकोट दुर्ग और आगे चलकर ये चित्तौड़ कहलाया। ठीक है, इसके बाद में इसका पुनर्निर्माण किसने कराया? तो 15वीं सदी के अंदर महाराणा कुंभा ने करवाया। इसके अलावा इसके अंदर कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है, और इसलिए चित्तौड़ का आधुनिक निर्माता अपन किसको कहेंगे? तो आधुनिक निर्माता अपन कह देंगे इनको महाराणा कुंभा को, क्योंकि इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से इनको दोबारा बनाया। ठीक है, ये इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं इसकी स्थिति और विस्तार। बहुत ही रिवीजन फ्रेंडली है, एक भी तथ्य को पीछे नहीं छोड़ा गया है। जो अपन किताबें पढ़ते हैं, आप दीनदयाल पढ़ लो या नाथ पब्लिकेशन की पढ़ लो या फिर किसी कोचिंग्स के आप नोट्स पढ़ रहे हो स्प्रिंग बोर्ड आदि की, तो उनके अंदर तो पूरी टॉपिक को आप खंगाल लेना पूरी किताब से। एक भी तथ्य को यहाँ पर जोड़ा नहीं गया है। सभी तथ्यों को जो है पहुँच बनाइए और संक्षिप्तीकरण के साथ में और रिविजन फ्रेंडली बनाया है। तो अगली है इसकी स्थिति और विस्तार के बारे में। किसके बारे में? इसकी स्थिति और विस्तार, यानी इसको क्या क्या इसके जो पैरामीटर है वो देखेंगे। तो इसको जो है दोस्तों, इसका पठार कौन सा? ये मेसा का पठार है। कितना ऊंचा है? तो ये देख सकते हो 609 मीटर है। ध्यान रखना कितना है? मीटर। 609 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा ये 8 किलोमीटर क्या है? लंबा।
ये सामने देखिए स्केल मैंने बना रखी है इधर, तो ये लंबा 8 किलोमीटर और 2 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है। लंबा कितना है 8 किलोमीटर, ठीक है, और चौड़ा कितना है तो 2 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसका क्षेत्रफल बात करें तो 305, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इधर, ये हेक्टेयर में, किस में है, हेक्टेयर में, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ये राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, ठीक है। इसका आकार कैसा है, सीधा रिवीजन फ्रेंडली है, मछली सामने बनाई हुई है और वेल के आकार का है। अगला बात करता हूँ, ये आपको क्रॉप दिख सकती है यहाँ पर, ये देखो इसके अंदर जो है खेती होती है। प्रश्न आएगा, 4 वस्तुनिष्ठ रूप से अपने को 4 ऑप्शन साथ में देते हैं, तो उसमें लिखा होगा कि ये ये जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित जो है कौन सा तथ्य असम्मिलित है या सही नहीं है, तो इनमें से ये सारे तथ्य सही होंगे। और एक मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, ये गंभीरी और बेड़च इन नदी संगम के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका इतिहास यानी समयानुसार यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं घटी। कौन कौन सी घटनाएं घटी, ये केवल आप बात ध्यान में रख सकते हो, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले 734, ये कई बार पूछा हुआ है, 734 में बप्पा रावल, जिसका नाम कालभोज भी मिलता है, इन्होंने जो है एक मौर्य शासक था मान मौर्य, इसको हराया और उसके स्थान पर ये किला जीता। और ये जो बप्पा रावल है, इनको आरित ऋषि नाम थे, कोई आरित ऋषि नाम का कोई व्यक्ति थे, उनसे इनको जो है आशीर्वाद मिला था इस किले को जीतने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 8वीं सदी के अंदर सबसे पहले जो है इसका पहला हमला इसके ऊपर कब हुआ, तो 8वीं सदी में, और रावल खुमान के समय हुआ और अफगानिस्तान के मामू का पहला हमला था, ठीक है। अगली बात करते हैं, 8वीं सदी के बाद में 9वीं और 11वीं सदी में हमला हुआ दूसरा, वो किया परमार राजा मुंज, सोलंकी जय सिंह, गोहिल सामंत सिंह के अधिकार में उस समय था, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 13वीं शताब्दी में, तो 13वीं सदी के अंदर दोस्तों जेत्र सिंह ने नागदा के नष्ट होने पर चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया। अब किताबों के अंदर ये पता नहीं तथ्य कहाँ पर दबे रह जाते, अपन समझ नहीं पाते इतनी लेंथी भाषा में, तो ये आपको एकदम महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखना है। 13वीं सदी के अंदर जेत्र सिंह ने जो है दोस्तों नागदा से के नष्ट होने के बाद में किसको बनाया राजधानी, चित्तौड़ को, ठीक है। अब नेक्स्ट सबसे पहले 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का हमला हुआ, नाम बदल करके किले का कर दिया खिजराबाद। इसके बारे में यहाँ पर जो एक साका भी हुआ उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 1326 के अंदर अमीर ने कब्जा किया, सिसोदिया शाखा की नींव रखी इन्होंने। फिर 1300 के बाद में 1535 दूसरा साका होता है और ये बहादुर शाह के अधिकार में आ जाता है। फिर 1536 में सरदारों की मदद से विक्रमादित्य ने पुनः इसके ऊपर अधिकार कर लिया दूसरे शाखे के बाद में। उसके बाद में 40 में उदयपुर ने जो है उदय सिंह ने जो है बनवीर से ये किले को छीना था, ठीक है। और उसके बाद में ये प्रश्न आता है कि उदय सिंह ने बनवीर से दुर्ग को कब छीना था, तो 40 में छीना था। 44 में क्या हुआ, शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ और उदय सिंह ने चाबियाँ शेरशाह सूरी को सौंप दी थी। अगली बात करते हैं तो 67-68 में तीसरा साका होता है और अकबर के अधीन जाता है। और उसके बाद में 1516 के अंदर महाराणा अमर सिंह को ये किला जहांगीर से संधि करने पर मिल जाता है। तो इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से थे, तो महत्वपूर्ण फैक्ट सबसे पहले तो बात को ध्यान रखना है आपको, इसको बप्पा रावल को। उसके बाद में ये ध्यान रख सकते हो खुमान पहला हमला करने वाला। उसके बाद में बात ध्यान रख सकते हो आप जेत्र सिंह चित्तौड़ राजधानी बनाया। उसके बाद में ये तो साका है, अपने को ध्यान इतना रखने की, आगे मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। और ये सिसोदिया शाखा की नींव कब रखी, तो 26 में अमीर ने रखी थी। फिर दूसरा साका और उसके बाद में 36 के अंदर ये आ जाते हैं विक्रमादित्य के अधिकार में। और फिर ये महत्वपूर्ण तथ्य है, देखो
अमर सिंह ने जो है किला अमर सिंह को किसने सौंपा, तो जहांगीर के काल में संधि कर ली थी और 1615 के अंदर ये किला इसके अधिकार में आ गया था। ठीक है, ये इसकी ऐतिहासिक तथ्य थी। अब इसके विस्तार में आपको अच्छे से समझाता हूँ इसका सामरिक महत्व। ठीक है, इसका क्या सामरिक महत्व था, तो ये दिल्ली से मालवा के बीच में जो है गुजरात के मार्ग पर होने के कारण ये राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये मार्ग के बीच में आता था और यहाँ पर बड़ी बड़ी सेनाएं किले के अंदर और किले के बाहर डेरा डाले बैठती थी। वो बेचारे मुगल यहाँ से निकलते थे, उनकी हालत ख़राब हो जाती थी, डरते थे बेचारे। और इसके अलावा ये इसके दक्षिणी भाग में मृग वन बना हुआ है, ये ध्यान रखना पॉइंट। ठीक है, अगली बात करते हैं इस किले की शैली की। तो इसके अंदर है ना, ये एक लिविंग फोर्ट है, यानी इसमें आज भी जो है आबादी निवास करती है। ठीक है, और ये राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन किला है। पहला किला प्राचीन कौन सा है, तो भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग कहाँ है, तो दोस्तों भटनेर जो है हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों भटनेर दुर्ग है। ये सबसे प्राचीन दुर्ग है और लगभग 200 ईस्वी के आसपास के बना हुआ है। महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके संबंधित भी। फिर बात करें इसको विश्व यूनेस्को के अंदर विश्व धरोहर सूची में 2013 के अंदर 21 जून को शामिल किया था। फिर इसके प्रवेश द्वारों की बात करते हैं। ठीक है, प्रवेश द्वार कितने हैं, तो महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार 7 है। ये जूम करके मैं बता देता हूँ। तो प्रवेश द्वार सबसे पहले निर्माता कौन है, तो महाराणा कुंभा ने प्रवेश द्वारों का निर्माण करवाया। उसके बाद में बात करते हैं सबसे पहला पादनपोल प्रथम द्वार है और यहाँ पर बाघ सिंह रावत की स्मारक बना हुआ है। दूसरा है पादनपोल के बाद में भैरवपोल। कौन सा पोल, भैरवपोल। भैरवपोल के पास में देशूरी के भैरवदास सोलंकी थे, ये उनके नाम पर बना हुआ है। ठीक है, तीसरा है हनुमान पोल। क्या नाम है, ये हनुमान पोल। हनुमान पोल के पास में एक तो जयमल और दूसरा कल्ला राठौड़, इनकी छत्रियाँ बनी हुई है। किसके बीच में बनी हुई है, तो ये भैरव पोल है मानो यहाँ पर, और ये हनुमान पोल है। तो इस हनुमान पोल और इस भैरव पोल, इन दोनों के बीच में इधर छत्रियाँ बनी हुई है। किसकी, जयमल साहब की और कल्ला राठौड़ साहब की। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है और पूछा हुआ सवाल है, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ अच्छे से। अगली बात है गणेश पोल। कौन सा है, गणेश पोल। ये गणेश पोल और उसके बाद में जोड़न पोल या जोड़ला पोल भी बोलते हैं इसको। फिर अंदर की ओर राम जी ठेठ अंदर और उससे पहले लक्ष्मण जी बैठे हैं। ठीक है, तो लक्ष्मण पोल और सातवां है राम पोल। राम पोल, ये इसकी बात करें तो ये मुख्य द्वार है और सामने जो है सिसोदिया, सामने पत्ता सिसोदिया जो है इसकी स्मारक इधर बनी हुई है। और ये देख सकते हो आप राम पोल का, मैं आपके लिए आपकी मस्तिष्क के अंदर संप्रत्यय बनाने के लिए मैं एक चित्र भी लाया हूँ। ये यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हो राम पोल, और ये राम पोल की स्थिति है। ठीक है, और इसी के पास में जो है ये पत्ता सिसोदिया की आपको स्मारक भी देखने को मिलेगी यदि आप घूमने जाते हो तो। ठीक है, ये होता है रिवीजन फ्रेंडली नोट्स। ठीक है, हम किताबों के अंदर पढ़ते रहते हैं, समझ में कुछ नहीं आता, बार बार पढ़ते रहते हैं, माथा खराब होता है। तो इससे बेटर है महत्वपूर्ण जानकारी बाहर निकालो, लिखो और याद कर डालो और फिर मस्त रहो। उसके अलावा 7 जो दरवाजे थे, ये 7 दरवाजे अपन ने पढ़े। कौन से, पादनपोल पदा, पादनपोल के बाद में भैरवपोल। ठीक है, भैरवपोल पढ़ा आपने, पादनपोल, भैरवपोल के बाद में अपन ने ये हनुमान पोल पढ़ा। हनुमान पोल के बाद में अपन ने जो है गणेश पोल पढ़ा। गणेश पोल के बाद में जोड़वा पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल पढ़ा। ठीक है, अगली बात करते हैं राजस्थान के जल स्थापत्य, जल स्रोत। किले पढ़ना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान की कला संस्कृति किलों के अंदर ही पूरी समाहित है। अब यहाँ पर अपन देखो जल स्रोत पढ़ेंगे, महल पढ़ेंगे, इसके अंदर कौन कौन से महल कौन से वो भी पढ़ेंगे। और महलों के अलावा यहाँ इतना सारा इतिहास जुड़ा हुआ है, वो इतिहास की महत्वपूर्ण जो घटनाएं अध्यापक भर्ती परीक्षा के सिलेबस में हैं, राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन, तो वो भी अपन जो इसके अंदर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं शामिल हो जाती है। चलिए, तो इसके अंदर कुकड़ेश्वर कुंड है, महाभारत कालीन है और भीम से संबंधित है। रत्नेश्वर तालाब है, रतन सिंह द्वारा निर्मित। भीमलत कुंड है, पांडव भीम से संबंधित। चित्रांग मोरी तालाब है क्योंकि चित्रांग मौर्य द्वारा निर्मित है। गोमुख कुंड है जो शमीदेश्वर मंदिर है उसके पास में बना हुआ है। कई बार प्रश्न आया है शमीदेश्वर मंदिर कहाँ है, गढ़ चित्तौड़। कहाँ है, गढ़ चित्तौड़िया। ठीक है,
और अगला है गोमुख कुंड कहाँ है, शमिदेश्वर मंदिर पास हो गया। और पद्मिनी तालाब, पद्मावती तालाब कहाँ है, तो पद्मिनी महल के पास में बना हुआ है। अब ये आगे महल, तो महलों के बारे में आपको ध्यान रखना है। मस्त फूल के आगे मैंने महल बनाया है, कुंभा का महल, कुंभा द्वारा निर्मित। और इसी महल के अंदर महत्वपूर्ण बात बता दूं, कंवरपदा, कंवरपदा एक महल का ही भाग है और इसके अंदर उदय सिंह का जन्म हुआ था। और यहीं पर जो है दोस्तों पन्नादाय और चंदन के बलिदान के संबंधित घटना घटित हुई थी। ठीक है, किताब इतना महत्वपूर्ण हमें सामने से नहीं कहती, हमें हमारी आंखों को पहुंच उस तक बनानी पड़ती है। चलो, ये कुंभा महल बहुत महत्वपूर्ण है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित है। अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुंभलगढ़ के अंदर कुंभा महल है या फिर सवाई माधोपुर के अंदर है, क्योंकि कुंभा जी ने 84 किलों में से 32 किलों का निर्माण कराया। ठीक है, ये कंवरपदा तो इस किले, इस कुंभा महल का ही भाग है, जहाँ पर मीरा ने शांगा द्वारा मीरा के लिए जो है निर्मित करवाया था। ठीक है, और ये रानी पद्मिनी महल है, 3 मंजिला महल बना हुआ है। रतन सिंह पैलेस है, पास में रत्नेश्वर मंदिर है, फतेह प्रकाश है फतेह सिंह द्वारा। और अब जो इसको दोस्तों संग्रहालय बना दिया गया है। क्या बनाया है, संग्रहालय। क्या बनाया, संग्रहालय। नेक्स्ट बात करता हूँ, तो नेक्स्ट है ये गोरा बादल महल, नवकोठा महल और नवलखा महल बनवीर के द्वारा बनाया गया। और ये अधूरा किला है, अधूरी दीवार भी बोलते हैं, और बनवीर का महल है ये। ठीक है, ये नवकोठा महल इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, और इसके अलावा बात करूँ मैं तो हिंगलू आहड़ा का महल, जयमल की हवेली और भामाशाह की हवेली। ठीक है, अब भामाशाह की हवेली है, इसको तोप खाने के पास में ये स्थित है। नेक्स्ट बात करता हूँ, इसको रिवीजन फ्रेंडली कहते हैं। ये किस प्रकार मैंने वन लाइनर बनाया है, इस प्रकार अपने को पढ़ना है। आल्हा काबरा रणमल जी की हवेली, ये कहाँ पर स्थित है, परीक्षा के अंदर पूछेगा, दिमाग काम नहीं करता, बहुत सारे ऑप्शन पास वाले दे देते हैं। बताओ आला काबरा की हवेली कहाँ पर है, रणमल, आला काबरा व रणमल की हवेली कहाँ पर है, तो गढ़ चित्तौड़ के अंदर है भाई। सीधा प्रश्न, एकदम कंठस्थ यानी कंठ में स्थित होना चाहिए। अगला बात करता हूँ लाखोटा बारी, तो ये जयमल को अकबर की गोली यहीं पर लगी थी। ठीक है, अगली अब बात करते हैं मंदिरों की। इसके तो महत्वपूर्ण मंदिर है कुछ 11-12, उन मंदिरों के बारे में किस प्रकार अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये मंदिर टॉपिक ही भी इसमें क्लियर हो जाता है। कालिका माता मंदिर कहाँ पर है, तो चित्तौड़ में है। ठीक है, दुर्ग के अंदर है। इसको पहले जो है सूर्य मंदिर कहते थे, और ये महाराजा मान भंग द्वारा 7वीं सदी में निर्मित है। ठीक है, और इसकी विशेषता है कि ये पहले सूर्य मंदिर था और प्रतिहार शैली से ये निर्मित है। नेक्स्ट बात करूँ, तुलजा भवानी मंदिर। कौन सा भवानी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर। तुलजा, तो तुलजा कौन था, कौन तुलजा, तो इसके अंदर जो है बनवीर, ये है ना, ये इसके अंदर ये तुला था। ये यहाँ पर सामने भाई साहब बैठ गए, इधर बनवीर जी, और सामने इधर धन रख दिया था, सोना चांदी, और उससे तौल के अंदर जितने पैसे बने, धन बना, उससे इस मंदिर का निर्माण कर दिया, तुलजा भवानी। और यहाँ पर शक्ति की उपासना होती है। ठीक है, और ये मैं आपको याद करने के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर अपन जाते हैं, तभी अपने को तुलजा भवानी माता का मंदिर दिखता है। ये महत्वपूर्ण मंदिर है, मौकल का मंदिर है, ये त्रिभुवन नारायण का मंदिर है, ये समीदेश्वर मंदिर है। ठीक है, इसका निर्माण परमार राजा भोज द्वारा कराया गया था। 1011 से 1055 के मध्य करवाया गया था। पुनर्निर्माण मौकल ने करवाया, इसलिए इसको जो है मौकल जी का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी विशेषता में ये है कि ये नागर शैली का है। ठीक है, और ये शिव की मूर्ति है त्रिमुखी। 1150 ईस्वी के अंदर यहाँ जो है कुमार पाल का शिलालेख भी मिलता है। समीदेश्वर महादेव मंदिर ध्यान में रहेगा, एक बार पढ़ने से आंखें एक बार निकाल लेती है तो अपने को कई बार याद रह जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये याद की हुई चीज़ें ही परीक्षा के अंदर काम आती है। कुंभ श्याम मंदिर, तो महाराणा कुंभा द्वारा, ये याद रखना है बस। कहाँ पर है, तो चित्तौड़ के अंदर, ये ध्यान रखना। और ये मल्लेच्छों द्वारा नष्ट किया गया, ये प्रश्न आ जाता है। इसकी विशेषता में आ जाता है, यदि कोई एग्जामिनर आड़ू टाइप का हो ना, तो वो प्रश्न दे देता है कुंभ स्वामी मंदिर या कुंभ श्याम मंदिर से संबंधित असत्य तथ्य को निकालिए, तो बता देंगे कि मल्लेच्छों द्वारा नष्ट किया गया था, हमें पता ही नहीं है, तो क्या, तो ये ध्यान रखना। उसके अलावा ये वैष्णव मंदिर है। ठीक है, ये वराह अवतार की प्रतिमा है, और पहले मूल रूप में ये शिव मंदिर था। ठीक है, इसका जीर्णोद्धार कुंभा ने, अब कुंभा का काल अपने को पता चल गया है,
49। यदि 1449 के आसपास की घटना हो तो वो किसका काल था? कुंभा का काल था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मीराबाई मंदिर। तो मीराबाई शांगा जी की बहुआरी थी, तो इन्होंने जो है मीराबाई की भक्ति के लिए बनाया था। और ये कुंभ श्याम मंदिर परिसर में स्थित है। और सामने रैदास की 4 खंभों की छतरी। महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा है कि रैदास मीराबाई जो है किसकी मीराबाई की गुरु का नाम क्या था? तो रैदास था। और ये जो है इनकी छतरी कहाँ पर है? तो चित्तौड़ में है। श्रृंगार चंवरी। तो श्रृंगार चंवरी एक शांतिनाथ जैन मंदिर है। और यहाँ पर बात करें तो कुंभा के कोषाध्यक्ष भंडारी जो है बेलका था, उनके द्वारा ये निर्माण किया गया। बेलका ने शांतिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जो श्रृंगार चंवरी के नाम से जानी जाती है। कुंभा की पत्नी रमाबाई का विवाह जो है कुंभा की जो पुत्री का विवाह जो है ये रमाबाई जो है उनका विवाह इसी के अंदर चंवरी बनी थी। ठीक है, ये चंवरी। उसके बाद में 27 देवरी जैन मंदिर है, ये 11वीं सदी का है। 27 देवरिया बनी हुई है, जैनों का तीर्थ स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो ये नीलकंठ महादेव मंदिर है। इसकी किंवदंती है कि भीम के बाजुओं में बांध के रखते थे इस मूर्ति को। ठीक है, शिवलिंग को। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये बाण माता का मंदिर कहाँ है? तो ये गोहिलों की कुल देवी है। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार। मिलान कीजिए, अशुद्ध को बाहर निकालिए, तो बहुत सारे सामने वंशों के नाम और कुल देवी के नाम भी अपने को दे देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगली बात करते हैं 10वां अन्नपूर्णा या बीरवड़ी माता का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ किले के अंदर है। किसने बनाया? महाराणा आमिर ने बनाया। इसको अब क्या कहते हैं? तो अन्नपूर्णा माता। रत्नेश्वर महादेव तो रतन सिंह पैलेस के अंदर है, ये सिंपल है, अपने को पता है। और सोमदेव का मंदिर कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग परिसर के अंदर है, सोमदेव माँ मंदिर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु, चित्तौड़गढ़ किला, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। ठीक है, विजय स्तंभ की बात करें तो इस प्रकार रिवीजन फ्रेंडली मैंने आपको बना के दिया है नोट्स। इसको ये किला केवल अपन पढ़ने के हिसाब से नहीं, यहाँ एक शौर्य और यहाँ का जो बलिदान है दोस्तों, ये व्यक्ति के अंदर एक धड़कन पैदा करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रिवीजन फ्रेंडली अपन किस प्रकार रिवीजन करते हैं। निर्माणकर्ता महाराणा कुंभा, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में 1427 को। ठीक है, निर्माण काल इसकी बात करते हैं तो 1440 में और 1448। कितने समय लगा था? तो 8 वर्ष। ठीक है, 40 से 48 तक का समय लगता है। ठीक है, अगली बात करें अपन तो इसका खर्च कितना आया था? तो 30 लाख खर्च आया था। ऊंचाई कितनी है इसकी? तो 122 फीट इसकी दोस्तों ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? 122 फीट। और ये 9 मंजिला है। कितना मंजिला है? देखो खर्चा कितना आया था, तो ये खर्चे की बात करते हैं तो 30 लाख खर्चा आया था। कितना? 30 लाख। ठीक है, लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है? तो 9 मंजिल ऊंचा है, 122 फीट। ठीक है, इसके अंदर सीढ़ियाँ कितनी है? 157 सीढ़ियाँ है। निर्माण किसने करवाया था? ये निर्माण की बात करते हैं तो जैता और उसके पुत्र ने करवाया था। पुत्र का नाम क्या है? नापा पोमा पुंजा भूमि चूती और बलराम। याद रखना है। हाँ, मतलब यही सोर्स है। अभ्यास करोगे तो दिमाग में अपने आप उतर जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं, पढ़ने वाले ले जाएंगे सिलेक्शन। शिल्पियों की आकृतियों की बात करते हैं तो 5वीं मंजिल के अंदर जो है शिल्पियों की आकृति बनी है। पूरा जो है ना ये 9 मंजिला 157 सीढ़ियों का, उसके अंदर जो ये 5वीं मंजिल है 5 नंबर की, उधर शिल्पियों की आकृतियाँ जो है बनी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं विशेष तथ्यों की। तो विशेष तथ्य ये रहे, विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। इसकी 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने से ये नष्ट हो गई थी और इसे स्वरूप सिंह के द्वारा बनाया गया। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ और पौराणिक कथाएं भी मिलती है। और ये हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर या म्यूज़ियम कहा जाता है। ठीक है, और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर अटकी हुई है कि इसके अंदर दोस्तों 15 अगस्त 1949 यहाँ पर 1 रुपये का टिकट जारी हुआ था। और महत्वपूर्ण में आपको याद कराने वाली बात यह है कि
राजस्थान की पहली इमारत है जहाँ पर डाक टिकट यहाँ पर जारी हुआ था। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं विशिष्टता की। तो यहाँ पर जो है गोपीनाथ शर्मा है, इन्होंने कहा ये लोक जीवन का रंगमंच है। गॉड्स आए थे, इन्होंने बोला विश्व कोश है ये। ठीक है, और उपेंद्र आए थे तो उन्होंने विष्णु ध्वज बोल दिया। और ओझा साहब यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा आए थे, इन्होंने देवी देवताओं का जो है अमूल्य कोश कह दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओझा साहब ने क्या बोला? अमूल्य कोश। उपेंद्र नाथ ने क्या बोला? विष्णु ध्वज। ठीक है, और गॉड्स ने बोला विश्व कोश। और गोपीनाथ ने लोक जीवन का रंगमंच बोल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो आपके सामने ये चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ 9 मंजिला है, गिन सकते हो भले आप। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 9 मंजिल अंकित है। और इसके अलावा इसके संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, ये फर्ग्यूसन रोम के टार्जन से इसने तुलना की। और कर्नल टोड ने जो है कुतुब मीनार ऊंची हो सकती है पर कारीगरी में जो है विजय स्तंभ श्रेष्ठ है। ये टोड साहब का है। और इसके अलावा महत्वपूर्ण परीक्षा में सीधा छपने वाला पॉइंट है, ध्यान रखना दोस्तों। राजस्थान पुलिस RBSC यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इनका प्रतीक चिन्ह के रूप में ये दोस्तों अंकित है, प्रतीक चिन्ह के रूप में। ठीक है, आपने देखा होगा जो उनकी बेल्ट वगैरह होती है ये पुलिस की, उसके ऊपर विजय स्तंभ दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट विजय स्तंभ प्रशस्ति की बात करते हैं। यहाँ पर एक विजय स्तंभ प्रशस्ति है। तो इसके रचयिता है कवि अत्रि और उसका पुत्र महेश। अत्रि महेश ने प्रशस्ति बनाई। स्थापना तिथि तो विक्रम संवत है, मार्गशीर्ष पाँचम। पाँचम कौन सी? तो अंधारी पाँचम है। अंधारी का मतलब क्या होता है? अंधारी का मतलब होता है कृष्ण पक्ष। ठीक है, और कब की है? तो 1517 की है। ठीक है, अब अगली बात करता हूँ, तिथि कौन सी थी? तारीख आ जाए, ये तो अपने हो गई हिंदी माह के अनुसार। अब अपनी अंग्रेजी, तो अंग्रेजी के अनुसार ये 3 दिसंबर 1460 का बना हुआ प्रशस्ति है। ठीक है, और अगली बात करता हूँ मैं स्थिति के बारे में। तो इस स्तंभ की 9वीं विजय स्तंभ की 9वीं ऊपरी मंजिल पर ये स्थित है। ठेठ अपन पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, ठेठ टूंकी माथे पूगो 9वीं मंजिल माथे, तब अपने को ये प्रशस्ति मिलेगी। ठीक है, और इसी प्रशस्ति के अंदर लिखा हुआ है, जो परीक्षा में कई बार पूछा गया कि बोलो अमीर को विश्व घाटी का पंचानन या विकट जो आक्रमणों के समय में सिंह के समान किस प्रशस्ति में कहा गया है? तो इसी 9वीं मंजिल के अंदर जो विजय स्तंभ प्रशस्ति मिली है, इसी में कहा गया है। फिर जैन कीर्ति स्तंभ आ जाता है। इसको रिवीजन फ्रेंडली बोलते, देख लो। ये मतलब नोट्स क्या एकदम मतलब मैंने बोला ना कि दूध से निकाला हुआ मक्खन है। ठीक है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर आदिनाथ को समर्पित है। अभी जैनों से संबंधित अपने को पता ही है। और निर्माता जैन व्यापारी बघेरवाल जीजा और पुण्य सिंह। और निर्माण 1301 का है। ठीक है, पुरातत्व विभाग के अनुसार। और ये 75 फीट ऊंचा है। ठीक है, 75 फीट ऊंचा है, ये ध्यान रखना। और 7 मंजिला, कितना मंजिला है? 7, 75, 7, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये ध्यान रखना विजय स्तंभ अलग है और कीर्ति स्तंभ, ये जैन कीर्ति स्तंभ अलग है। और इसी का एक पहलू है ये कीर्ति स्तंभ का ही कि इसके समीप में जो है 14वीं शताब्दी का भव्य जैन मंदिर बना हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है इतना। ठीक है, अब बात करते हैं चित्तौड़ दुर्ग के शाकों के बारे में। तो सबसे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग के शाखे 3 थे। कितने थे? ये 3 शाखे हुए। 3 में प्रथम शाखे की बात करते हैं तो इतनी ही बातों को ध्यान रखना है, शाखा कोई लंबा चौड़ा नहीं है। ये यदि ध्यान रखते हैं तो अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा से अपन एक भी प्रश्न जो है जो है 0% जो है दोस्तों अपनी एक्यूरेसी अपनी बहुत ही शानदार रहेगी दोस्तों। ठीक है, छूटने का 0% चांस रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आक्रमणकारी कौन था? खिलजी था। शासक कौन था? रतन सिंह था। कब हुआ? 26 तारीख ना हुआ तो 26 अगस्त 1303 को
पद्मिनी ने जौहर किया और रानियों ने जौहर किया। गोरा बादल चाचा भतीजा वीर गति को प्राप्त हुए थे और किले का नाम बदल करके खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख गया था। कौन सा क्या नाम रख दिया था? खिजराबाद रख दिया था। नाम क्या रख दिया था? खिजराबाद। ये ध्यान रखने वाला तथ्य है। और ये कहाँ से मिलती है? तो अमीर खुसरो से ये जानकारी मिलती है। समझ गए दोस्तों? अमीर खुसरो से संबंधित है। अमीर खुसरो की जो एक तारीख अलाई नाम की पुस्तक है, वहीं से ये जानकारी मिलती है। अगला बात करता हूँ मैं द्वितीय शाखा, दूसरा शाखा। तो इसका दूसरा शाखा के बारे में जानकारी अपन प्राप्त करें तो इसके अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना चाहिए? तो देखो, ये आक्रमणकारी बहादुर शाह, ठीक है। उसमें आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन। शासक कौन था? ये विक्रमादित्य। उसमें कौन था? रतन सिंह। कब हुआ? 8 मार्च, यानी महिला दिवस के दिन हुआ था ये दोस्तों, ध्यान रखना। 8 मार्च और 8 मार्च 1535 को हुआ। कब हुआ? 8 मार्च 1535 को हुआ था। और जौहर किसने किया था यहाँ पर? तो जौहर किया था रानी कर्मावती जवाहर बाई ने। जवाहर बाई कौन थी? तो जवाहर बाई थी बाघ सिंह प्रतापगढ़ के थे, उनकी पत्नी थी, ठीक है। और कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन सहायता प्राप्त नहीं हुई। और कहाँ से मिला? श्यामल दास की वीर विनोद से मिला। अभी राजस्थान का जो अपन साहित्य पढ़ते हैं, जो 10 क्वेश्चन तय है, उनमें भी अपने प्रश्न की कृति के रूप में पूछ सकता है कि वीर विनोद की कृति किसने लिखी है? तो ये श्यामल दास ने लिखी है, ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरा शाखा बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण शाखा है। तो इसके अपन देख सकते हैं, ये देखो, ये तीसरा शाखा 1568 में आक्रमणकारी अकबर, शासक उदय सिंह गोगुंदा चले गए। युद्ध तो जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया ने। तारीख 25 फरवरी और 1568। रानी फूल कंवर, कल्ला राठौड़ दुल्हे के वेश में वीर गति को प्राप्त हो गए। कत्ले आम हुआ, धड़ाधड़ खून की बूंदें टपकी, वहाँ पर नालों के अंदर खून बह रहा था। और अकबर ने आदेश दिया और वहाँ पर 30,000 दोस्तों, कितने? 30,000 लोग खत्म हो गए थे, हत्या कर दी गई, ठीक है। स्मारक जयमल और कल्ला की छतरियाँ बनी हुई है, पत्ता सिसोदिया की बनी हुई है रामकुल के पास में। और ये अकबरनामा के अंदर इसका जो है जानकारी अपने को मिलता है। और इसी के संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की अपनी बात करते हैं तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये है चित्तौड़ संबंधित। तो यहाँ पर जो है चित्तौड़गढ़ बुर्ज, चित्तौड़ी बुर्ज या मोहर मगरी दुर्ग का अंतिम दक्षिण बुर्ज है। और ये कृत्रिम टीला है। कैसा टीला है? कृत्रिम टीला है ये। और अकबर ने ना मोहर दी थी, यानी रुपया दिया था, और पैसे दे करके जो है अकबर ने यहाँ पर ये तोपें लगाई थी। यहाँ पर तोपें रखने के लिए बनाई थी, इसलिए इसको जो है कृत्रिम टीला अकबर का बोलते हैं। और ये मोहर मगरी जो है कहलाती है, क्योंकि प्रत्येक कुंडे के बदले जो है मोहर दी गई थी उनको, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये अगला कथन की मैं बात करता हूँ, ये है अगला कथन, ये यून केशन का कथ्य। चित्तौड़ का किला मानो किसी विशाल जहाज की छत, ठीक है। क्या लगता है? विशाल जहाज की छत। ये तथ्य तो बड़ा है, लेकिन किताब से मैंने ये छांट करके छोटा कर दिया है ताकि याद रहे। केवल ये विशाल जहाज की छत नाम आती किसका? यून केशन का नाम लिखना है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर अपन बात करते हैं, ये चित्तौड़ के अंदर जौहर स्थल, तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, अति महत्वपूर्ण है। वर्तमान में मिट्टी में भर दिया गया जौहर स्थल को। और ये चीज़ जो है परीक्षा में पूछी जाती भाई साहब कि विश्व धरोहर में शामिल कितने किले हैं? तो 6 किले हैं। कौन कौन से हैं? तो 6 की सूची बतानी है। और निम्न में से कौन सा किला नहीं है? तो चित्तौड़गढ़ किले को बाहर मत कर देना, क्योंकि ये 21 जून जो 2013 को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया। और इसके ऊपर डाक टिकट कब जारी की गई? तो 2018 में जारी की गई। ये यहाँ पर 2018 और 12 रुपया, कितने रुपये की? 12 रुपये की डाक टिकट जारी की गई। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है फोर्ट फेस्टिवल। किसके बारे में बात करते हैं? फोर्ट फेस्टिवल, यानी किले के अंदर जो है मेले लगते हैं, फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये फोर्ट फेस्टिवल कब मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ के अंदर? तो ये मनाया जाता है दोस्तों, सबसे पहले आयोजन हुआ था फरवरी 2019 के अंदर, ठीक है, फोर्ट फेस्टिवल,
ठीक है, चित्तौड़गढ़ का है। अब बात करते हैं जौहर मेले से संबंधित कई बार प्रश्न आया है, कई बार। चैत्र कृष्ण एकादशी, क्या नाम लिखा है? चैत्र कृष्ण एकादशी। बोलो, आप बोलो, चैत्र कृष्ण एकादशी। ये देखो मेरा पहला वीडियो है, ये मैं पहली बार इसको जो है शूट कर रहा हूँ और इसमें संसाधनों की भी काफ़ी कमी है और मैं सोचता हूँ आपका समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके बावजूद भी यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो मैं अगली बार आप सुझाव मुझे ज़रूर दें इसी के वीडियो के बाद में, तो मैं इसमें सुधार ज़रूर करूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। जौहर स्थल की बात करें ना, तो ये जौहर मेला कहाँ पर भरता है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर, और चैत्र कृष्ण एकादशी को भरता है। ये प्रश्न कई बार दोस्तों आया है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगली बात करते हैं। चित्तौड़ के अंदर जो है दोस्तों शिलालेख लगा है 971 ईस्वी का, इसके रचयिता है नरवर्मा। ठीक है, और वर्तमान में महावीर जिनालय के अंदर जिनालय का निर्माण इस विषय के अंदर है और ये जो है स्त्रियों का देवालयों में प्रवेश निषिद्ध। महत्वपूर्ण लाइन है, अति महत्वपूर्ण है। कौन से शिलालेख के अंदर जो है दोस्तों, और ये किसके द्वारा ये रचित था और ये कहाँ पर मिला है और क्या बात लिखी हुई है, तो ये ध्यान रखना। एक विशेष वहाँ पर शिलालेख है जो 1971 में मिला था, नरवर्मा द्वारा रचित है और यहाँ पर जो है जिनालय के अंदर का निर्माण उसके बारे में विषय है इसका, और स्त्रियों को देवालय में प्रवेश से रोका गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात, अभी वर्तमान में अहमदाबाद में पढ़ा है, कोई बात नहीं, पढ़ा रहने दो। अब बात करते हैं इस महत्वपूर्ण बारे में। महत्वपूर्ण कथन ये है, प्रसिद्ध कथन बात करते हैं तो यदुनाथ सरकार, ये प्रश्न आने की संभावना कम है क्योंकि बहुत सारा फैक्ट अच्छे खूब है, लेकिन सुन लेना, अपने को अपनी तैयारी 100% होनी चाहिए। हिंदू जिसने हल्दी घाटी और चित्तौड़ को देख लिया उसने सब कुछ देख लिया और नहीं तो कुछ नहीं देखा। ये किसने कहा? यदुनाथ सरकार ने कहा है। यदि आपने नहीं देखा है तो आपने कुछ भी नहीं देखा है, और यदि देख लिया है तो बहुत शानदार है। ठीक है, श्याम नारायण पांडे पूजन इनके द्वारा कहा गया है, इनके द्वारा कहा गया, मुझे न जाना गंगा सागर, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी है। ठीक है, ये भी बड़ा है लेकिन ये महत्वपूर्ण तथ्य मैंने इसको समेट करके बना दिया है। ठीक है, अगला बात करते हैं तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, गोरा बादल कविता किसने लिखी, बताओ भैया? तो गोरा बादल कविता लिखी है, ये मैं आपके सामने बता देता हूँ, पंडित नरेंद्र मिश्रा। ठीक है, गोला बड़ा हो गया है तो इसकी जगह मैं ये चकोर ले लेता हूँ, पंडित नरेंद्र मिश्रा, गोरा बादल कविता। और अब बात करता हूँ गोरा बादल पद्मिनी चौपाई, यानी चौपाई है, किसने लिखा? तो ये साहब, इनका नाम है हेमरत्न। ठीक है, इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? तो चौपाई हेमरत्न ने, नरेंद्र मिश्रा ने तो गोरा बादल का किला। तो ये मैंने आज समझाने के लिए से और मेरी बातों को आपको बताने के लिए से और रिवीजन फ्रेंडली अपन किस प्रकार से दोस्तों बनाते हैं नोट्स। किताबों के अंदर खूब सारा कंटेंट है लेकिन उसको जब तक अपन एक जगह बाहर निकाल करके रिवीजन फ्रेंडली एकदम सूक्ष्म, जो अपन परीक्षा के दौरान 5 मिनट के अंदर ही पूरा टॉपिक रिवीजन कर ले, इस प्रकार यदि जब तक नहीं बनाते तब तक ये दोस्तों किताबों में तथ्य वाली बड़ी बड़ी पोथियों के अंदर पढ़े रहो, वो अपने लिए फलदायी नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हो, ये भी मंदिर है, ये तुलजा भवानी माता का ही मंदिर है और इसके अलावा साथ में ये चित्तौड़ दुर्ग का भी मैंने चित्र दिया है। तो महत्वपूर्ण और भी टॉपिक्स के ऊपर पूरे चित्तौड़ दुर्ग है, इसके अलावा जितने भी दुर्ग है राजस्थान से संबंधित जो दुर्ग वाला टॉपिक है अध्यापक भर्ती के अंदर, जो मुख्य परीक्षा का एक जीके सेगमेंट के अंदर एक हृदय है, उसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एकदम शानदार पॉइंट टू पॉइंट वन लाइनर और सभी तथ्यों तक पहुंच बनाते हुए इसके बाद में आपको
ये आपके मन में नहीं रहना है कि कोई तथ्य पीछे तो नहीं छोड़ दिया, तो इसकी 0% गारंटी होगी, ठीक है। आप चाहे बड़ी से बड़ी दीनदयाल किताब उठा लो, आप लक्ष्य की गाइड उठा लो, आप नाथ पब्लिकेशन उठा लो, आप किसी सीकर की कोचिंग्स के नोट्स उठा लो, आप बाड़मेर की कोचिंग्स के नोट्स उठा लो, आप और भी कहीं भी बड़े से बड़ी पोथियाँ उठा लो, तो वहाँ आपको जो अध्यापक भर्ती परीक्षा के संबंधित जो जितनी भी गाइड्स हैं उनसे जो तथ्य है वो आपको महत्वपूर्ण सारे यहाँ मिल जाएंगे। और बने रहिए। यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना है। और आज मैंने समय ज़्यादा लिया है, टॉपिक एक छोटा सा कंप्लीट किया है, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल ये था कि आप तक ये सूचना प्रेषित करूं अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है और किस प्रकार जो है एक सदा हुआ और वर्गीकृत जो है फैक्ट्स अपन बाहर निकाल सकते हैं। तो ये आपके सामने मैंने एक उदाहरण के रूप में भी पेश किया है। ठीक है, बने रहिए, अपना ध्यान रखें, अपने आसपास छोटे बच्चों का, महिलाओं का सम्मान करें, बूढ़ों का सम्मान करें और अपने माता पिता के सपनों को भी पूरा करें। थैंक यू।